नमस्ते स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज लास्ट लेक्चर खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेडिएवल एंड डक्टाइल। इसमें इंटेक्स्ट के भी क्वेश्चंस होंगे और एक्सरसाइज के, तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे स्टार्ट हो रहे हैं। मेलिएबल किसे बोलते हैं? सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मेलिएबल। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, दूसरा इसका आंसर है डक्टाइल। डक्टाइल किसको बोलेंगे? तो सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। हमने एग्जांपल भी लिया था गोल्ड का कि भाई 1 आउंस मतलब 28 ग्राम से 8 किलोमीटर तक लंबा गोल्ड का वायर बन सकता है। सारे मेटल्स ऑलमोस्ट डक्टाइल होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज सोडियम kept in immersed in kerosene oil? Sodium and potassium are very reactive metal and combine explosively with air as well as water. explosively मतलब उनको थोड़ी सी भी एयर और थोड़ा सा भी पानी मिला वो रिएक्ट कर जाते हैं। hence they catch fire if kept in open. Therefore, to prevent accidental fires and accidents, sodium is stored immersed in kerosene oil. जरा सा भी उन्हें हवा और पानी मिला वो रिएक्ट करके एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे। एक्सप्लोसिवली रिएक्ट का मतलब क्या होगा? इतना जोर से रिएक्ट करेंगे, इतना फटाफट, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए उनको केरोसिन में डालेंगे, क्योंकि केरोसिन में ना तो पानी जा सकता है ना तो हवा जा सकती है, तो वो उधर स्टोर्ड रहेंगे। ओके, क्लियर हो गया? पक्का? चलो, ऑल द वीडियो नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम एंड कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। चलो, आयरन विद स्टीम, तो स्टीम मतलब क्या होता है? वाटर का ही पार्ट, बट इन फॉर्म ऑफ गैसियस। क्या बनेगा? Fe plus H2O gives Fe3O4 plus 4H2। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, देखो लिखा हुआ। यहाँ पे 2 और 3 का मतलब आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है और आयरन की वेलोसिटी 3 भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी वैलेंसी आप ले सकते हो। ठीक है बेटा। सेकंड, कैल्शियम विद वाटर, तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, वो गर्म पानी के साथ इतना रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल और सॉरी ठंडे पानी के साथ इतना रिएक्ट करते हैं तो गर्म और नॉर्मल पानी के साथ तो बहुत रिएक्ट करेंगे। सिमिलरली कैल्शियम पोटेशियम ऑल्सो के प्लस वाटर गिव्स KOH प्लस H2 प्लस हीट। ओके, ये 3 रिएक्शन है, प्लीज फटाफट से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Okay, question number 4. Samples of 4 metals A, B, C and D. A, B, C और D were taken and added to the following solution. सब solution में डाला गया। The result obtained have been tabulated as follows. बीच में कुछ नहीं दिया, मतलब मान लेने का कुछ भी नहीं है ये सारे। अब देखो, A को आयरन सल्फेट में डाला तो नो रिएक्शन, वेरस कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब A जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। अरे भाई, कॉपर सल्फेट में डाला तब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई कॉपर से वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो उसको डिस्प्लेस करेगा, वेयर आयरन से नहीं कर रहा है। बी को आयरन में डाल दिया फिर भी उसको डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब वो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियस ही बात है जिंक कॉपर और सिल्वर से तो होगा ही। सी को आपने आयरन में डाला नो रिएक्शन, कॉपर में डाला नो रिएक्शन, जिंक में डाला नो रिएक्शन, मतलब और सिल्वर में डाला तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब आयरन कॉपर जिंक उससे कम रिएक्टिव, वेर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव। कौन? सी। और डी को आप किसी में भी डाल रहे हो तो रिएक्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ इसमें से आप कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए क्योंकि वो आयरन सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर दे रहे। ठीक है ना? ओके, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? अब वो आयरन को रिप्लेस कर दे रहा है तो कॉपर कौन सी बला है? इट विल रिप्लेस में डिस्प्लेस। कॉपर फ्रॉम corpuscle. Arrange the metals A, B, C and D in the order of decreasing reactivity. सबसे ज्यादा कौन? B, फिर कौन? A,
फिर कौन सी और सबसे कम रिएक्टिव डी। डी देखो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर, बी सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ए कम रिएक्ट कर रहा है, सी सिल्वर से भी कर रहा है, डी तो किसी के साथ भी नहीं कर रहा। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया ना कैसे उसको यूज करना है? पक्का? ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल क्वेश्चन पेपर भी आ गया सीबीएसई वालों का, गुजरात बोर्ड वालों का नहीं आया, मैं बाद में फॉरवर्ड करूंगा, बराबर है। उसमें इस बार तो अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछे, प्रैक्टिकल बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, के भाई कुछ दिया जाएगा उसको अपना लॉजिक लगाना है आपको। अब वो बैठे बिठाए क्वेश्चंस अब गए, अब सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? Metal plus H2SO4 gives salt plus hydrogen gas. Write the chemical. देखो hydrogen gas is evolved when dilute HCl is added to metal. Metal plus ये तो हमने second chapter में देखा था, acid basis of salt. Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. तो देखो Fe plus H2SO4 gives displacement reaction FeSO4 plus H2. क्यों? बिकॉज Fe ऊपर होता है H के, इसलिए उसको उखाड़ फेंकेगा, खत्म। या फिर आप ये भी याद रख सकते हो, मेटल प्लस एसिड gives salt plus hydrogen gas. ओके, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? जिंक और आयरन कौन ऊपर है? मेरे ख्याल से जिंक ऊपर है, इसलिए वो आयरन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, therefore zinc is added to a solution of iron sulfate, then it would displace iron from the solution. आयरन से निकाल, जिंक प्लस FeSO4, Fe को निकाल लेगा, जिंक इधर डाल लेगा, ZnSO4 प्लस Fe। ओके, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सबसे पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या आएगा? Na+। ऑक्सीजन का क्या आएगा? 2 आएगा, सॉरी ऑक्सीजन का 2 नहीं आएगा, ऑक्सीजन का 6 आएंगे। मैग्नीशियम का कितना है? 2। आप बोलो सर इन दोनों को डॉट दिया है, इसको क्रॉस, आप इसको भी क्रॉस दे दो भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। अब दूसरा, सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब Na2O की बात कर दे तो Na जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na+ बनेगा। अब अपना O है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके O2- बनेगा। ऑक्सीजन के पास लास्ट में देखो 6 है, 8 में से उनको 2 चाहिए, रिएक्ट कैसे करेगा? अब देखो ऑब्वियस ही बात है, एक Na तो एक ही देगा, तो उसको ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए, बराबर है, ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 चाहिए, इसलिए वो 2 Na के साथ रिएक्ट करेगा, एक इधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, क्या बना देगा वो? Na+2O क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2-। समझ रहे हो? अंदर अंदर भी लिख सकते हो 2-, यहाँ पे नहीं लिखना हो बाहर, तो इट इज ओके, डजंट मैटर बेटा, इट डजंट मैटर। ओके, ये बन गया आपका Na2। अब बोला है MgO बनाओ। अब MgO के लिए आपको पता है Mg क्या करेगा? Mg के पास लास्ट में 2 है, सो Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए क्या बन जाएगा? O2-। अरे ये तो काम हो गया, Mg के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 2 की कमी है, ये दोनों के दोनों इधर दे देंगे, तो क्या बना देगा ये? Mg2 प्लस O, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2-, बन गया MgO। Mg प्लस O2 gives Mg। इस तरह से रिएक्ट करना, यहाँ पे बैलेंस कर दोगे तो 2 Mg आएगा, 2 Mg 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 MgO बनाएंगे, 1 Mg 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 MgO बनाएगा, खत्म होगी बात। और उसमें भी एक क्वेश्चन है, क्या है कि which what ions are ions present in this compound, तो इसका तीसरा आंसर
ions present are Na plus, Mg2 प्लस और O2 माइनस, ये तीन आयन है। देखो वो तो इसमें भी है और लास्ट में भी था, इसलिए इतने आयन। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? हमने देख लिया ये सबसे उसकी फेवरेट प्रॉपर्टी है। आयोनिक कंपाउंड आर स्ट्रांग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। Therefore, it requires a lot of energy to overcome the force. That is why ionic compounds are high melting point. एक दूसरे को पकड़ के बैठे इतना स्ट्रांगली उनके बीच में, क्योंकि आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब उसको दूर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बराबर है। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल और एंड गैंग्यू। मिनरल किसको बोलेंगे? So most of the elements occur in nature in combined state as mineral. The chemical composition of mineral is fixed. Combined state मतलब या तो वो सल्फर के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बोनेट के साथ। तो सर और क्या है? तो वो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, उससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें और कहेंगे। तो गैंग्यू क्या है? द इम्प्योरिटीज दैट इज silt, soil, gravel etc present in the ore is called गैंग्यू। यहाँ पे शायद सॉल्ट आएगा। बराबर है। वो जो कचरा मेटल के अलावा उसे हम सबको क्या बोलेंगे? गैंग्यू बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बड़ा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे वो फ्री स्टेट में होंगे। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। सर दो पूछे, दोनों तीन में से कोई भी दो लिख लेना। नेक्स्ट, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल निकालना है, कोई भी मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, तो उससे हमें मेटल निकालना है, तो हम क्या करते हैं बेटा? रिडक्शन। ओके, द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन को निकाल फेंकना है। In this process, metal oxides are reduced by using suitable reducing agents such as carbon or by highly reactive metals to displace the metal from oxide. क्या करेगा? कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेगा, वो हाई रिएक्टिव मेटल से निकाल देंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल को अकेला छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय मेटालिक टू मेटालिक जिंक बाय हीटिंग विद कार्बन। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करवा दो, आपको प्योर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सिमिलरली मैंगनीज और डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज बाय ट्रीटिंग इट विद एल्युमिनियम पाउडर। हमने ये भी देखा है कि कार्बन अकेला नहीं है, इसको बोलते हैं हम थर्माइट वेल्डिंग। तो कार्बन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। इन दिस केस एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस मैंगनीज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं तो वहां इलेक्ट्रोलाइसिस का हम यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया बेटा? जो मैंने पढ़ाया है डिटेल में उस वो ही आंसर्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फटाफट से। नेक्स्ट, metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metal. जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव। कॉपर के साथ नो नो रिएक्शन, एनआर। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नो रिएक्शन। क्यों कुछ नहीं करेगा? मुझे बताओ, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्यों कुछ भी नहीं करेगा? उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आप देखोगे ना, तो उसमें आप पाओगे कि भाई मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम के साथ तो कुछ नहीं करेगा। कॉपर के साथ भी नो रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीशियम के साथ डिस्प्लेसमेंट, कॉपर खुद के साथ तो कुछ नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में पूछा है हमें कि इन विच ऑफ द केसेस वुड यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो किसमें होगा? जिंक
जिंक ऑक्साइड विद मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो किसी के साथ नहीं करेगा, कॉपर ऑक्साइड विद जिंक, और तीसरा कॉपर ऑक्साइड विद मैग्नीशियम। डन। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। Which metals do not corrode easily? More reactive metal more likely is to be corroded. Therefore, less reactive metal are less likely to get corroded. This is why gold plating provides high resistance to corrosion. इसलिए गोल्ड को प्लेट कर दो, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स भी होते हैं जिनको, जैसे देखो जो गोल्ड खरीद नहीं सकता, कॉस्ट ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, सिल्वर के ऊपर ही गोल्ड को प्लेट कर देते। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जिनको आप मिक्स कर दो, वो भी होमोजेनसली मिक्स कर दो। द एलिमेंट्स कुड बी ऑफ टू मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल, दो मेटल भी हो सकते हैं, एक मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं, तीन मेटल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एन एलॉय इज फाउंड बाय फर्स्ट, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, हम उसको कैसे मिक्स करते हैं, पहले सबको मेल्ट किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है, और फिर उसको स्टर करके जैसे होता है ना भाई कि सब लिक्विड फॉर्मेट में होता है, उसको मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं और फिर पिला देते हैं। ठीक है, एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट, फॉर एग्जांपल स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। डन, पक्का? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs will give displacement? NaCl and copper, नाजीना, Na कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं है। MgCl2 एंड एल्यूमिनियम, नाजीना, एल्यूमिनियम Mg से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। FeSO4 एंड सिल्वर मेटल, नाजीना। AgNO3 विद कॉपर, हाँ क्योंकि कॉपर है वो AgNO3 से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको उखाड़ फेंकेगा। AgNO3 प्लस कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर क्यूप्रस नाइट्रेट। Which of the following method is suitable for preventing iron frying pan from rusting? Frying pan मतलब जिस पर आप डोसा वोसा बनाते हो। ग्रीस लगाएंगे, कभी भी नहीं। पेंट लगाएंगे, कभी भी नहीं। अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, सही है। सर पेंट क्यों नहीं लगाएंगे? पेंट इसलिए नहीं लगाते हैं कि पेंट है ना, कभी उखड़ जाएगा तो वो आपके खाने के साथ वो डोसे के नीचे चिपक जाएगा और आपके मुंह में चला जाएगा। ऑल ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता, पहला गलत है इसलिए। ओके, आगे बढ़े। डन, चलो आगे बढ़ते। An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. Element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. बताओ कौन सा होगा? सिलिकॉन तो नहीं हो सकता, आयरन भी नहीं हो सकता। An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए मेरे ख्याल से, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, next, food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is costlier than tin. Nah. Zinc has a high melting point than tin. Nah. Zinc is more reactive than tin. बराबर है, जिंक को अगर आप लगा दोगे वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी से पूरा यूज हो जाएगा, इसलिए फूड कैंस को हम क्या करते हैं, टिन से लगाते हैं। टिन कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो खाने के साथ मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given a hammer, a battery, a bulb, a wire and a switch. How would you use them to distinguish between a sample of metals and non-metals? देखो, आपको हैमर है, एक बैटरी है, बल्ब है, वायर और स्विच है। With the hammer we can beat the sample and if it can be beaten into thin sheet, then it is a metal, otherwise it is a non-metal. Similarly, we can use the battery, bulb, wire and switch to set up a circuit with a sample. और सारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। If the sample conduct electricity, then it is a metal or otherwise it's non metal। मतलब ये अकेला बंदा है हैमर और ये सारे मिले हुए हैं, बहुत नाइंसाफी। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी वाला टेस्टिंग करेंगे और इसको बीट कर करके मेलिएबिलिटी वाला टेस्ट करेंगे, मेलिएबल। Access the usefulness of this test and distinguish between metals and non-metals। सही है ना?
above tests are useful in distinguishing between metals and non-metals as these are based on the physical properties. No chemical reaction are involved. देखो कोई chemical reaction नहीं है. मेटल है मारो हीट में कन्वर्ट हो गया मेलिएबल है. मेटल है सबके साथ कनेक्ट कर दो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है मेटल है. नॉन मेटल में सिर्फ एक ग्रेफाइट ही करता है उसके अलावा कोई नहीं करता. डन. बट ग्रेफाइट को आप मारोगे हैमर से तो वो मेलेबल नहीं होता इसलिए पता चल जाएगा कि भैया ये आपका नॉन मेटल. ठीक है. पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. फेवरेट एंड मोस्ट important question. Give two example of amphoteric oxide. Those oxides that behave as both acidic and basic oxides are called amphoteric oxide. जो एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं. कौन सा एग्जांपल. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. दो ही तो एग्जांपल. ठीक है. जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं उसे हम क्या करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड. नेम टू मेटल व्हिच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स व्हिच विल नॉट. तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले कोई भी ले लो. पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, मैंगनीज ले लो, कैल्शियम ले लो. सोडियम एंड पोटेशियम बेस्ट है. उसके नीचे वाले नहीं करेंगे कॉपर एंड सिल्वर. इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिमाग में वो आपका पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए. सर ने ये समझाया था हमारे पास पूरा टेबल है हाइड्रोजन इधर है कॉपर सिल्वर नीचे है उसके ऊपर ये है तो वो क्लियर हो जाएगा. डन. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the electrolytic refining of metal M, what would you take as the anode, cathode and electrolyte? Electrolytic refining, anode पे क्या लेंगे हमेशा. ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है. बहुत बार आता है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस बार. इलेक्ट्रोलाइट में आप एनोड की जगह पे क्या लेंगे इम्प्योर मेटल और वो भी थिक स्ट्रिप वाला. याद आया. और एनोड कैथोड की जगह पे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल. पूरा थिक स्ट्रिप है वो टूटता जाएगा. दैट इज एनोड टूट के कैथोड पे जाए. इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल एम. मान लो कॉपर है तो कॉपर सल्फेट. जिंक है तो जिंक सल्फेट. कैल्शियम है तो कैल्शियम सल्फेट. मतलब जो हमें निकालना है वो. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला. स्पैचुला देखो ये स्पैचुला बोलते हैं वो चम्मच जैसा. एंड हीटेड इट. ही कलेक्टेड द गैस evolved. इससे गैस निकला उसको इन्वर्टेड ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया. What will be the action of gas on dry litmus paper and moist litmus paper? हमने एसिड बेस में पढ़ा था ड्राई लिटमस पेपर कुछ भी नहीं करेगा. There will be no action on dry litmus paper. Never. अब एक ध्यान से सुनना. सल्फर पाउडर को रिएक्ट करके ऊपर जाएगा. सल्फर इज नॉन मेटल. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो वो क्या करेगा इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद मॉइस्ट सल्फरस एसिड बना. एसिड नेचर का होता है इसलिए ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा. राइट द बैलेंस केमिकल. देखो ऐसे है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा SO2. ये क्या है एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है. आगे बढ़े बेटा. नेक्स्ट. स्टे टू वेस्ट टू प्रिवेंट रस्टिंग. अब हमने बहुत सारे वेज देखे थे उसमें सबसे पहला ऑयलिंग ग्रीजिंग और पेंटिंग पहला है. और दूसरा है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन मतलब कोई भी आर्टिकल होता है उसको डुबा देते हैं जिंक मेटल में. उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं. मैंने वो आपको फोटो भी दिखाया था. ओके. An iron article is coated with a layer of zinc metal which prevents the iron to come in contact with oxygen and moisture. Hence, rusting is prevented. What type of oxide is found with non-metal? Non-metal oxides are always acidic oxide. ये पता होना चाहिए acidic oxide होता है. ठीक है. Pause the video and note it down. Okay. Next question. Give reason. Most IMP 4 या 5 marks. Platinum, gold and silver are used to make jewelry. Reason is platinum, gold are used to make jewelry because they are very lustrous. Shine मारता है क्योंकि कौन पहनता है गहने जो शाइन मारता है. Also they are very less reactive and do not corrode easily. पहन के रखा है 1 साल हो गया जो इतना बड़ा था वो इतना हो गया. क्यों रिएक्ट हो गया करोजन हो गया. ऐसा तो होता नहीं है इसलिए उसको यूज किया जाता है. पहला तो वो बहुत लस्ट्रस होता है शाइन मारते हैं और दूसरा करोजन नहीं होता है. सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. ये भी पता है बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्ट वेरी विगोरसली विद एयर एंड वाटर.
Therefore कौन से ऑयल में केरोसिन ऑयल है एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा कोई भी therefore they are kept immersed in kerosene oil in order to prevent their contact with air and moisture. Next, aluminum is highly reactive metal yet it is used to make utensil for cooking. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है फिर भी उसका रीजन है करोजन. एल्यूमिनियम क्या करता है उसके ऊपर एक करोजन की लेयर लग गई तो वो अंदर वाले एल्यूमिनियम को और करोड होने नहीं देता मतलब वो प्रिवेंट करता है. करोजन इज गुड इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम. Though aluminum is highly reactive metal, it is resistant to corrosion. This was because aluminum reacts with oxygen present in air to form a thin layer of aluminum oxide. फिर वो क्या करेगा? This oxide layer is very stable and prevent the further action of aluminum with oxygen. फिर उसको ऑक्सीजन के साथ और उसको रिएक्ट होने से स्टॉप कर देगा. Also, it is light in weight and good conductor of heat. देखो यूटेंसिल्स का काम क्या है? हीट को इजीली पास करे तभी तो उसमें खाना पका सकते हो ना. हेंस इट इज यूज्ड टू मेकिंग यूटेंसिल्स. दो चीज फर्दर करोशन से बचाएगा, दूसरा लाइट वेट और तीसरा कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर. Carbonate and sulfide ores are usually converted to oxides during the process of extraction. क्यों? Carbonate and sulfide ore are usually converted into oxide by which process? तो कार्बोनेट को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैल्सिनेशन से और सल्फाइड को आप कन्वर्ट कर सकते हो रोस्टिंग से. Okay, during the process of extraction, because metal can be easily extracted from their oxides rather than from their carbonate or sulfide. कार्बोनेट और सल्फाइड से प्योर मेटल निकाला और ऑक्सीजन से प्योर मेटल निकाला. ऑक्सीजन से प्योर मेटल निकालना बहुत ही इजी होता है. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट. so please pause the video and note it down. Next question. You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or turmeric juice. Explain why this source substance are effective. अब देखो कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट कॉपर कार्बोनेट बना देगा जिसके कारण कॉपर क्या होता है? कॉपर वेसल्स लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट. मैंने आपको फिगर भी दिखाया था. द साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन और टर्मरिक न्यूट्रलाइज द बेसिस कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? बेस होता है. एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? वो न्यूट्रल बना देगा एंड डिसॉल्व द लेयर. वो उसके ऊपर जो कलर वाली लेयर होती है उसको वो क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा. That is why tarnished copper vessels are cleaned with lemon or turmeric juice to give the surface of the copper vessel its characteristics luster. ठीक है, वापस मैं बता रहा हूँ. जो उस पर लेयर बन जाती है ना वो बेसिक होती है. उसको अगर आप एसिड से घिसोगे तो न्यूट्रल करके इजीली क्लीन हो जाएगा. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि प्लस बन जाते हैं. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सेकंड, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड. नेक्स्ट, दे हैव आयोनिक बॉन्ड्स और इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब सुनना, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड. दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ. some metals react with cold water, some with hot water and some with steam. cold water का एग्जांपल पोटेशियम, हॉट वाटर का एग्जांपल मैग्नीशियम और स्टीम का एग्जांपल आयरन. दे रिएक्ट विद dilute acid to form a salt and evolve hydrogen gas. They do not react with dilute acid. ये रिएक्ट करेंगे? ये नहीं करेंगे. However, हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं वो कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट और लास्ट, दे रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स और वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे. दिस रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल, वो भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे. मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, ये नॉन मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट. ओके, अब मैंने इतने सारे लेके आपको कोई भी चार याद रखने हैं ताकि आपको इजीली पता चल सके. ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा. अच्छे से वो टेबल वेबल बनाना, पेंसिल स्केल से बनाना, कुछ ढंग का लगे, आपको पढ़ने में मजा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like a new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? मतलब एक चोर है, घर वालों को बोलता है कि भाई आपके गहने वो हम उनको साफ करके देंगे आपके सामने ही. तो वो गोल्डस्मिथ क्या करता है? वो उसमें गहने डुबाता है. गहने डुबाया,
बाहर निकाला तो साफ तो हो गए, बट वो जो वेट होना चाहिए वो कम हो गया, क्योंकि लेडीज को पता होता है वो बैंगल्स पहनते हैं, सडनली वो वेट कम हो गया तो उनको पता चल जाए। तो वो बंदा जो था गोल्ड स्मिथ और चोर, उसने कौन सा लिक्विड यूज किया? ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रिजिया। व्हाट इज एक्वा रिजिया? 3:1 solid mixture of concentrated HCl and HNO3. एक्वा रिजिया इज अ फ्यूमिंग हाईली corrosive liquid, it dissolves gold in it, इसलिए वो गोल्ड थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाएगा। So after dipping the gold ornaments in the aqua regia, the outer layer of gold gets dissolved and the inner shiny layers appears. जो बाहर वाला लेयर था वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। That is why the weight of the gold ornaments reduce. ठीक है, एक्वा रिजिया के अंदर डालोगे, हमने पढ़ा है, मैंने आपको डायग्राम भी बताया। ओके, श्योर? लिख लिया बेटा? So finally last question. Give reason why copper is used to make hot water tanks. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन। आपने आपके घर पे देखा होगा कि ऊपर सोलर कूलर होता है, उसमें कॉपर के वायर, कॉपर के ऐसे जो टैंक्स होते हैं, और कॉपर के पाइप्स भी होते हैं, आयरन के नहीं होते। क्यों? कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हम हीटर का यूज क्यों करते हैं? कोल्ड वाटर से हॉट वाटर, ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना ही वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता। हाउएवर आयरन रिएक्ट विद स्टीम। आयरन जो है वो हॉट और कोल्ड के साथ नहीं करेगा, बट पता है ना, बहुत सारा जब पानी उबालते तो धुआं निकलता है, तो भाप होती है वो स्टीम, तो उसके साथ वो रिएक्ट कर देगा। एंड द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील दैट इज alloy and iron, then iron would react vigorously with the steam formed by the hot water. That is why copper is used to make hot water tanks and not steel. No doubt steel is very strong, steel react नहीं होता है, बट फिर भी गर्म पानी के साथ वो थोड़ा बहुत भी रिएक्ट हो सकता है, और पानी के साथ रिएक्ट हो गया तो वो कभी भी टंकी टूट सकती है। तो इसलिए हम उसकी जगह पे कॉपर को यूज करते हैं। कॉपर किसी के साथ नहीं, ना कोल्ड के साथ, ना हॉट के साथ, ना स्टीम के साथ। ओके, सो फाइनली दिस चैप्टर गेट्स ओवर। अभी हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे। 10 और 11, 10 और 11, 10 इज सर्कल, 11 इज कंस्ट्रक्शन, एक साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट वीक टेस्ट का शेड्यूल है, वो मैं आज सेंड कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा, टेस्ट अच्छी है, ट्रिग्नोमेट्री की रहेगी और इस चैप्टर की रहेगी। कौन से टॉपिक्स रहेंगे? तो जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं वही पूछूंगा, बाकी कुछ भी नहीं पूछूंगा। मतलब सीबीएसई और गुजरात बोर्ड दोनों के लिए पेपर अलग बनेंगे। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।